अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ अजमल जामी। मुल्क की सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्पी है, पेचीदा भी और रंजीदा भी। उसका खुलासा कुछ यूँ है कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई PTI चाह रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उस पर हुकूमत के ख़िलाफ़ वो, या फिर जो नज़र षानी हुकूमत डाल रही है वो, दोनों मामला अब चीफ जस्टिस की कोर्ट में चले गए और अभी तक उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इस बीच बैरिस्टर गौहर आज बोले बाहर आके, उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि मोहसिन नकवी साहब के साथ उनके ऑन एंड ऑफ राब्ते होते हैं। साथ हम देखते हैं कि पहली बार हुआ है 2.5-3 वर्षों में कि अपोजिशन मुत्तहदा होके पार्लिमानी तौर पर वहाँ बैठी है असेंबली में। मेरी मुराद मौलाना फजल रहमान, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट और नेशनल असेंबली, उनका इकट्ठ है। उससे पहले मौलाना जुरहाना भी दे चुके हैं और मौलाना गरज बरस भी रहे हैं। तो ये सब क्या एक एहतजाजी सियासत में बदल सकता है या नहीं? साथ हम देख रहे हैं मुल्क में नए निज़ाम की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है, उसके ऊपर मुबाहिसे हो रहे हैं, नए यूनिट्स या सूबे। PTI कोर अगर देखी जाए उनकी, तो वो बुनियादी तौर पर सबके हामी रहे, बट नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट राइट नाउ। अभी जो बड़ी दो सियासी जमातें, उनके बारे में तासुर है कि प्रॉबेबली दे आर नॉट विलिंग टू गो टू दैट एक्सटेंट। इस बीच में मैं देख रहा हूँ मोहतरमा जमाइमा गोल्डस्मिथ का ट्वीट भी आ जाया हुआ। वो UK गवर्नमेंट से मदद मांग रही हैं और साथ एक इंकशाफ भी कर रही हैं कि जो अटैम्प्ट्स हुई थी बैक चैनलिंग की, वो एविडेंटली फेल हुई। इसका मतलब है पसे पर्दा कुछ कोशिशें थी जो नाकाम हुई, इसलिए वो बराह रास्त पब्लिकली ये स्टेटमेंट्स दे रही हैं। इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो कई रहनुमा सीनियर सियासतदान वो मुतहरक भी होते हैं, जज्बाती भी होते हैं, लेकिन फिर सूरत हाल जो हुई 18 के बाद वो आप सबके सामने है। आज मैंने जहमत दी है सीनियर सियासतदान जनाब असद उमर साहब, वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब आपके कीमती वक्त का। तो 3 दिन पहले असद उमर साहब लिखते हैं कि शिफा अस्पताल से आवाज़ आ रही है कि यहाँ का मौसम बदलने वाला है, यहाँ कोई आने वाला है। तो वो जो आवाज़ थी उसका क्या बना? मौसम बदलते बदलते कैसे खराब हुआ? उसके बाद मेरी ट्वीट देखी हो, जब वो पिम्स ले जाने के बाद वापस अडियाला ले गए, तो मैंने ट्वीट किया कि शिफा तो लाना पड़ेगा। कैसे कैसे यकीन है आपको कि शिफा लाना पड़ेगा? असद उमर साहब, मैं जानना चाह रहा हूं कि फिर आपको ये यकीन कैसे पैदा हुआ कि वो शिफा आएंगे? क्योंकि उस फैसले के बाद आपको मैंने पार्लियामान में भी देखा, हालांकि आप उस तरह से सियासी तौर पर मुतहरिक नहीं है, तो ये जो आपके अंदर एक नया वलवला आया या नई ख्वाहिश पैदा हुई, उसके पीछे कोई वजह होगी ना कोई सुनगुन आपकी आई होगी। नहीं, ये वो जो मुलाकात है, मैं 2-3 प्रोग्राम में और भी बता चुका हूँ। आप उसको एक हादसाती मुलाकात कह सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले मेरा और अयाज सादिक साहब, स्पीकर साहब का टाइम सेट हुआ था 3:15 बजे उस दिन मिलने का। उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी नहीं आया था और मैं वहां पे गया तो ये लोग सब बैठे थे वहां पे। तो वो, मैं कोई किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं था। देखिए, मेरी बात बड़ी सादा सी है। उसमें कुछ कानून है और कुछ मुल्क के अंदर हो क्या रहा था उस फैसले से पहले। पहले कानून को देख लें। जब एकदम सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया ना, तो उसके बाद हुकूमत के बाद या किसी फरीक के पास ये ऑप्शन नहीं रहता कि मेरी मर्जी है कि मैं इसको मानूं या ना मानूं। उसके पास ये तो हक जरूर होता है कि नजरसानी की अपील करे, वो हुकूमत ने कर ली। अभी तक वो नजरसानी की अपील लगी नहीं है। जब तक नजरसानी की अपील सुन न ली जाए और पिछला फैसला तब्दील ना कर दिया जाए, वो जो हुक्म था, वो जो ऑर्डर था, वो इन फील्ड है जिसको कहते हैं। और उस ऑर्डर में बड़ा वाजे लिखा था, शिफा अस्पताल जाना है और जनाब 48 घंटे के अंदर जाना है। दूसरा, आपने ये देखा कि पिम्स अस्पताल के खुद अमले ने ये बता दिया कि वो मशीन जो एक हुकूमत के ही मुकर्रर करदा पैनल के डॉक्टर्स ने जो तहकीकात करने के लिए कहा है, जिस मशीन की जरूरत होती है, वो नाकारा है इस वक्त, वो पिम्स में काम ही नहीं कर रही। सही। तो कानूनी तौर पर तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि शिफा अस्पताल आपको लाना पड़ेगा। दूसरा, अजमल जामी साहब, आप तो मुझसे ज्यादा गहरी नजर रखते हैं, लेकिन हैं आप नौजवान। मैं तो दहाइयों से पाकिस्तान में देख रहा हूं एकदम से जो माहौल के अंदर तब्दीली, फिर एक ऐसा बेंच बन जाना कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना, और ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना, सब तज्जिया निगारों ने ये कहना शुरू कर दिया, इसका मतलब जो है कि फैसला जो है वो बड़ी आजादाना फैसला आने वाला है, और वो फैसला आ भी गया। तो मेरे ख्याल में सब चीजों को जब मैं देखूं, अब मैं ज्यादा अगर परेशान ना करूं हुकूमत को,
तो मैं उसमें ये भी जोड़ दूं कि मोहसिन नकवी पिछले महीने ये कहते हुए पाए गए हैं कि निज़ाम जो है वो नाकाम हो गया है। इन तमाम चीज़ों को अगर मैं जोड़ूं तो मेरी तज्जिया है, ज़ाहिर है मेरे पास इंफॉर्मेशन कोई नहीं है, तज्जिया ये है कि शिफा तो जाएंगे इमरान खान। ये तज्जिए से मुराद फिर कहीं ये तो नहीं है कि ऑल इज़ नॉट वेल? बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं नौजवान हूँ, तालिब इल्म हूँ, लर्न ही करता हूँ आप जैसे सियासतदानों की बात सुन के, कोई तारीख के हवाले देख के। इस तज्जिए से मुराद सिर्फ शिफा की हद तक तो महदूद होना नहीं है, इसका मतलब ये है कि फिर ऑल इज़ नॉट वेल। अच्छा, ये मेरे ख्याल में ये बात, ये इतना ये कहना कि ऑल इज नॉट वेल, तो मेरे ख्याल में इससे तो सब इत्तेफाक करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इससे ये भी नतीजा अक्स कर लेना कि क्योंकि हम कह रहे हैं कि वो शिफा जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया, क्योंकि सुहेल अफरीदी की बात जो है वो टीवी पे बराह रास्त नशर कर दी गई, कि इसका मतलब ये है कि तमाम चीजें जो हैं वो तय पा गई हैं। मेरी मेरी जाती राय के अंदर अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन दरवाजा जरूर खुला है और सफर की इब्तदा जरूर हो रही है। देखिए ना, असद साहब, बात यह है कि इससे पहले ही वॉज मोर क्रिटिकल। जहाँ तक उनकी आंख का मसला था, वो ज़्यादा संजीदा मामला था, तब भी मुलाकात नहीं हुई, तब भी कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं आई। अब तो ब्लड प्रेशर विशन का प्रॉब्लम था, पेल्पिटेशन का प्रॉब्लम था, बंदेशा साहब की ऑब्जर्वेशन थी, उसको टेकअप करके उज़मा बीबी की दरख्वास्त पे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। तो कुछ तो ऐसा बदला है कि चाहे वो जो विंडो जो खुली है, चाहे मैं उसे CBM कह लूँ, एक इब्तदा कह लूँ, कुछ तो ऐसा बदला है। क्या ऐसा बदलाव आया कि ये अचानक इस हद तक सूरत हाल चलेगी? एंड देन व्हाट वेंट रॉन्ग? मैं एक सियासतदान से पूछ रहा हूँ, व्हाट वेंट रॉन्ग ऑन दैट वेरी नाइट कि शिफा की तैयारियां, अचानक पिम्स और फिर अडयाला? ये दो सवाल हैं। अच्छा, पहली बात तो बदलाव तो जरूर नजर आता है। अजमल, मैं 2 साल से ये कई प्रोग्राम पे बात कर चुका हूँ, तबातर से शायद आपके प्रोग्राम पे भी की होगी, कि देखें, एक हम हाइब्रिड रिजीम के अंदर हैं इस वक्त। उस हाइब्रिड रिजीम में कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की हैं और कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो सिविलियन हुकूमत की है। जो दो बुनियादी जिम्मेदारियां सिविलियन हुकूमत के जिम्मे लगाई गई थी, उनमें से एक ये थी कि आपने तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बयानिए का मुकाबला करना है, और दूसरी ये थी कि आपने मईशत को बेहतर करना है। दोनों जो काम उनके जिम्मे लगाए गए थे उसमें मुकम्मल तौर के ऊपर वो नाकाम हो चुके हैं, और इसीलिए मोहसिन नकवी को फाइनली ये कहना पड़ा पब्लिकली कि निजाम नाकाम हो गया है। अगर आप याद करें तो आज से 1 साल पहले SIFC के हेड जो हैं जनरल सरफराज, उन्होंने तो खैर कोई ऐसी पॉलिटिकल बात तो नहीं की थी कि निजाम खराब हो गया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि जिस तरीके से ये मशीनरी चल रही है, हम नाकाम हो गए हैं मुल्क के अंदर सरमायाकारी लाने में और मईशत की रफ्तार को बेहतर करने के लिए। सो ये तो इंडिया तो आ रहा था बहुत देर से कि मामला जो है वो ठीक नहीं चल रहे। अब सारा बोझ भी एस्टैब्लिशमेंट लिया हुआ है, मुल्क के अंदर का निज़ाम भी उन्हीं के जोर पर चल रहा है, तमाम बैरूनी ताल्लुकात जो हैं वो भी उन्हीं के जोर पर चल रहे हैं। तो सवाल तो जाहिर है उनके जहन में भी आता होगा ना कि ये जो बोझ मैं लेके चल रहा हूँ, इस बोझ का मुझे फायदा क्या है। वेरी ट्रू। तो ये जो विंडो है उसको अगर मैं नथी करूं, पीटीआई जो उनका कोर वैल्यू है रिगार्डिंग के सिस्टम या गवर्नेंस क्या होनी चाहिए, रीसेट क्या होना चाहिए, तो आप सब तो हामी रहे हैं नए सूबों के लिए भी, इंतजामी यूनिट्स के लिए भी, एक मौसर बल्दियाती निज़ाम के लिए भी। अभी भी डिमांड ये हो रही है, इसके ऊपर मुबाहिसे भी हो रहे हैं, यू योरसेल्फ वर पार्ट ऑफ दैट, और मैंने भी एक डिबेट करवाई यहाँ लाहौर में। तो उसको, इन दोनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो कहीं ये तासुर तो नहीं बनता कि शायद वो बड़ी जमात जो मकबूल भी है लेकिन है अपोजिशन में, उसकी कोई ज़रूरत महसूस हो गई हो? क्योंकि दो बड़ी जमातें तो उस तरह से मेरा नहीं ख्याल विलिंग हैं। पब्लिकली तो कुछ और कहते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो वो कहते हैं मुझे पता, आपको ही पता। देखिए, मुल्क का जो सियासी निज़ाम जो है उसको तो रीसेट की बिल्कुल ज़रूरत है। इस पे तो हमने मजमून लिख दिए, पॉडकास्ट करके, टीवी प्रोग्राम बोल बोल के थक गए। जो निज़ाम है वो नहीं चाहता, ये नहीं डिलीवर कर रहा, और पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम हैं वो उनके सामने आप नाकाम हैं, उनकी आप जरूरियात नहीं पूरी कर सक रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। उस निज़ाम को रीसेट भी करना है। उसको रीसेट करने के लिए क्या लवाजमात होंगे? मेरे ख्याल में ये सादा सी बात कि हम 4 सूबे और बना देंगे तो पाकिस्तान के सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे या बुनियादी तौर पे पाकिस्तान रीसेट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वो ज्यादा तफसील भी नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत दफा उस पर बात हो चुकी है। लेकिन अगर आप वाकई इस नतीजे में पहुंच गए हैं कि जो मुल्क का निज़ाम है उसको रीसेट करने की ज़रूरत है, तो अजमल मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और सबसे मकबूल लीडर के बगैर ये कैसे रीसेट हो सकता है?
जरूर आपकी भी कुछ उनसे मुतालबात होंगे, कोई ये जो निज़ाम है उसमें आपके जहन में भी कुछ होगा, कुछ आप भी उनके सामने रखेंगे, कुछ वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर मुझे ये कोई कहता है कि पाकिस्तान के निज़ाम को हम रीसेट करना चाहते हैं और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ और इमरान खान की शमूलियत के बगैर जैसे अभी हालात हैं उसमें मुमकिन है, ये बात मैं मानने को तैयार ही नहीं। बिल्कुल ठीक है टेक्निकली बात आपकी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर जो दो बड़ी जमातें बरसर इक़्तिदार हैं, चूंकि उनकी ओपिनियन इस बारे में आप जानते हैं क्या है, तो हो सकता है ये जो आपके लिए कुछ गुंजाइश निकली हो ये दर हकीकत उन पर दबाव डालने की कोशिश हो, या मैं गलत समझ रहा हूँ? ये ऐन मुमकिन है जी, ये ऐन मुमकिन है। ये बात मैं भी पहले कर चुका हूं कि वो जो 2-3 मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें ये दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ नज़र आया है, उसकी जो सबसे आसान उसकी वजह हो सकती है, जो तशरीह हो सकती है, वो तो यही है जो आपने कहा कि वो बात मान नहीं रहे और वो बात मनवाने के लिए उनके ऊपर दबाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे इसके अंदर एक कमजोरी नजर आती है, इस जो जो फिलॉसफी है वो ये है कि दोनों मुख्तलिफ जमातों को देख लें। अब मुस्लिम लीग नून की सिचुएशन अलग है और पीपल्स पार्टी की अलग है। अगर मुझे कोई ये बता रहा है कि मुस्लिम लीग नून इतनी ताकतवर हो गई है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल के ये कह रहे हैं कि आप ये करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं होने देंगे, माजरत से, ये बात मैं तो नहीं मानने को तैयार हूं, ठीक है ना। और दूसरी जो पीपल्स पार्टी का मसला है, उनका बुनियादी तौर पे मसला सिर्फ सिंध का है। और अजमल, ये भी आप ये मेरे अल्फाज पहले भी सुन चुके हैं, आप उसमें मौजूद थे, बल्कि आपने कंपेयर किया था उस प्रोग्राम को। ये मसला पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये सिंध की नेशनलिस्ट पार्टीज का, ये कौमी पार्टियां जो हैं, ये उनका मसला नहीं है, ये सिंध के अवाम का मसला है। तो जरदारी साहब कह भी देना तो ये ऐसा नहीं है कि कल जो है वो सब ठीक हो जाएगा और आप आराम से सिंध के अंदर 3 हिस्से बना लेंगे। ठीक। अच्छा, मैं एक नुक्ता मुझे याद आ गया, इस डिबेट को मैं आगे भी लेके चलता हूँ। वो नुक्ता ये है कि ये क्या महज हसीन इत्तफाक है कि पीटीआई जाती है तौहीन अदालत में 7-8 लोगों को नॉमिनेट करती है, पीएम के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त देती है, उसमें लिखा इफ्तिखार चौधरी का हवाला, द बक स्टॉप एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो हवाला दिया गया। 2 वज़रा आज़म नज़ीर तारड़ और तारड़, उनका हवाला, सेक्रेटरी दाखिला का नाम, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर का नाम नहीं है। फिर उसके बाद सुहेल आफरीदी हंगू में बोलते हैं और कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते थे, ये जो शिफा नाम मुंतकिल करने वाला मामला ये मरीम नवाज और शहबाज शरीफ ने किया। फिर आज बैरिस्टर गौहर से सवाल पूछते हैं हमारे सहाफ़ी दोस्त, वो कहते हैं हाँ ऑनर ऑफ मोहसिन नकवी साहब से राब्ते होते रहते हैं, डिटेल में यहाँ नहीं बता सकता। तो ये जो 3 बातें मैंने की हैं, ये क्या महज हसीन इत्तफाक है, किसी एक लार्जर पिक्चर का हिस्सा है, और ऐसा ही होना चाहिए और पीटीआई ठीक अब खेल रही है? तो हसीन इत्तेफाक ये हो सकता है, और अगर ये हसीन इत्तेफाक है तो एक नायाब हसीन इत्तेफाक है पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर। और हो सकता है कि जिसने आपके लिए थोड़ा सा दरवाजा खोलने में कोई किरदार अदा किया है, शायद आप उसके खिलाफ आप नहीं चाहते कि उसका हाथ पकड़ के दोबारा दरवाजा बंद करवा दिया जाए। ज्यादा जो देखने में नजर आता है, मैं खुल के इसलिए बात कर रहा हूं, मेरे पास तो कोई तहरीक इंसाफ की अंदर की ना खबर है, ना हुकूमत की, ना फौज की, तो इसलिए मैं तो अपनी क्या सहराई कर रहा हूं। और मेरे ख्याल में जितना कुछ हमें देखने में नजर आ रहा है कि नहीं, ये वही हो रहा है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि कुछ ना कुछ रीसेट के ऊपर बातचीत चल रही है। क्या तहरीक इंसाफ ने ये अच्छा किया? बिल्कुल ठीक फैसला। मैं इसे रिपीट मैं इसे रिट्रेट करता हूं सर, इस सवाल को और तरह से बयान करता हूं। देखिए, मेरा ख्याल आप भी हैं, किसी हद तक फवाद भी और दीगर जो दोस्त हैं सियासतदान हैं, वो एक अरसे से पीटीआई को ये मशवरा देते रहे, ये जो जिस तरफ आपने तोपों का रुख रखा हुआ है, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, इससे रिएक्शन ही आएगा। बेहतर है कि जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं उनके ऊपर बात करें, या जो लोग एट द हेम ऑफ अफेयर हैं उनके साथ इंगेजमेंट करें। तो अगर ये पीटीआई को बात दिस वे और दैट वे समझ आई है और अफरीदी साहब और गौहर साहब तस्दीक कर रहे हैं, सो ये कितना अच्छा फैसला है पीटीआई की जानिब से कि इंगेज करें आप, चाहे नकवी साहब हैं, चाहे कोई और जिम्मेदार हैं, चाहे पार्लियामान में प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। इज दिस द राइट वे टू प्रोसीड फर्दर? जी, मेरे
देखिए, तहरीक इंसाफ जो है ना, वो इस वक्त बैक वक्त उन्होंने दो मुख्तलिफ सियासी फैसले किए हैं, और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है, ये जो दो फैसले किए गए। दो फैसले क्या किए गए? एक तरफ ये फैसला किया गया कि हमने अपना दबाव जो है, अवामी दबाव जो है वो बढ़ाना है, और उस अवामी दबाव को बढ़ाने के लिए भी दो फैसले किए गए। एक 27 सितंबर की कॉल दी गई, और दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन और मौलाना फजल रहमान की जो मुलाकात हुई है वो एक बड़ी पेशरफ्त है। अगर मौलाना जो है वो हिस्सा बनते हैं किसी भी अवामी दबाव की, अवामी प्रेशर की, कैंपेन का, तो उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक तरफ तो वो ये काम कर रहे हैं कि दबाव बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जो है वो बातचीत के लिए कुछ ना कुछ पेशरफ भी कर रहे हैं। होना ही ऐसा चाहिए। ये पता नहीं आपके प्रोग्राम में कहा था कि नहीं कहा था, मुझे याद है मैंने 2-2.5 साल पहले कहा था, वो वियतनाम की वॉर हुई थी ना, जंग हुई थी, तो उसमें कहते थे टॉक टॉक फाइट फाइट। ये काम दोनों चलते हैं साथ। एक तरफ से आपने दबाव भी बढ़ाना है और दूसरी तरफ से बातचीत भी करनी है। ठीक। आज़ाद उमर साहब, ये जो मौलाना की आपने जिक्र किया, ये तो वही मतलब रहनुमा हैं जिनके बारे में आपकी क़यादत के स्टेटेड पोजीशन है, उनकी भी स्टेटेड पोजीशन है, गंडापुर साहब से लेके बाकी लोग भी। एंड ही वाज द वन हु लेड द कोalition अगेंस्ट द आउस्टर ऑफ इमरान खान। तो अब वही आप उसी पीछे उसे माम के खड़े हैं जाके, क्या ये खुला तजाद नहीं है बकौल सुहेल बड़ाई साहब? नहीं, पहली बात तो वो पीछे उस इमाम के नहीं खड़े हुए। दूसरी बात ये है कि ये कोई इब्तिदा अब तो नहीं हुई है। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की अगर आप लीडरशिप देखेंगे तो वो तो उसमें लोग भरे हुए हैं, वो लोग जो पीडीएम के थे, अदम एतमाद तहरीक की पीडीएम वन और तरीके इंसाफ के खिलाफ सरे फहरिस्त हिस्सा थे। तो अगर तहरीके इंसाफ आज ये कह रही है कि जी कल से हमारे लीडर जो हैं वो मौलाना फजल रहमान होंगे और हम उनकी सरबराही में चला करेंगे, तो मेरे ख्याल में बड़ा ही अजीबोगरीब फैसला होगा। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि इस वक्त निज़ाम जो है वो डिरेल हो गया है, जमहूरियत पटड़ी से उतर गई है, इमरान खान 3 साल से जेल के अंदर हैं, और बड़े लीडर्स जो हैं, कोट लखपत में हमारे 5 लीडर्स जेल के अंदर हैं, वर्कर्स हजारों की तादाद के अंदर मुश्किलात से गुजर रहे हैं, तो हमने मुल्क के निज़ाम को वापस पटड़ी पे चढ़ाने के लिए मौलाना के साथ इश्तराक में काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इसमें तो बिल्कुल कोई खराबी नहीं। आज़ाद उमर साहब, ये देखिए क्रिकेटर्स का भी एक लेटर आया प्राइम मिनिस्टर के नाम, लेकिन आज जमाइमा बीबी बोली हैं, वो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं एड मिलीबैंड, जो डेविड मिलीबैंड के भाई हैं, उनको मुखातिब कर रही हैं कि कब तक बरतानिया खामोश रहेगा। वो सारी सूरत हाल बयान करती हैं, आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू। लेकिन एक दो जुमले ऐसे हैं जो बड़े अजब हैं। वो कहती हैं, आई हैव रिपीटेडली अपील टू द यूके गवर्नमेंट टू इंटरवीन, purported attempts at back channeling have evidently failed। ये तो जो यहाँ एक शक शुबा था कि वहाँ पे बैठ के कोई कोशिशें ऐसी हो रही हैं बैक चैनल्स में, उसकी तस्दीक कर दी कि वो बैक चैनल राब्ते या कोशिशें जो थी हमारी वो नाकाम हो गई हैं। ये कितना डैमेजिंग स्टेटमेंट है किसके लिए? पीटीए के खैर खाओं के लिए। किसके लिए डाल? पीटी नहीं, हुकूमत के लिए तो अच्छी स्टेटमेंट है कि जमाइमा बीबी एतराफ़ कर रही हैं कि बैकडोर चैनल सारे जो जमाइमा जो है वो तहरीके इंसाफ की रहनुमा नहीं है। जमाइमा जो है इमरान खान के बच्चों की माँ है, वो उनके साबका शौहर हैं। अगर वो उनकी आज़ादी के लिए कोई कोशिश कर रही हैं तो इसमें तहरीके इंसाफ की फॉरेन पॉलिसी से इसका क्या ताल्लुक है? ठीक, चलिए, तहरीके इंसाफ की फॉरेन पॉलिसी से इस स्टेटमेंट से क्या ताल्लुक जो जुल्फी बुखारी साहब दे रहे थे राइटर्स को कि ये अगर कोई मामला आगे बढ़ता है तो हम किसी किस्म के बयानात नहीं देंगे, जो अस्करी क़यादत है उसके बारे में लबो लहजा बदलेंगे, उसका कितना ताल्लुक है? वो बिल्कुल उसका बराह रास्त ताल्लुक है। देखिए, जो आप माहौल जिसकी तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर यही होगा ना। आप जो सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सूरत हाल के अंदर दोनों तरफ से कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने पड़ेंगे ना, कोई एतमाद बढ़ाने के मेजर्स करने पड़ेंगे। तो उस तनाजुर के अंदर अगर वाकई में कोई संजीदा पेशरफ्त हो रही है तो बिल्कुल इसमें क्या गलत बात की है जुल्फी बुखारी ने, बिल्कुल ठीक बात की। तायद करते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद उमर साहब। सूबों के मसाइल पर रोज़ आपसे नशिस्त होगी, आपका थीसिस दोबारा से सुनेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज़ाद उमर साहब की राय आपने सुनी। अब ये जो मामला है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का, इसके ऊपर अडियाला से कुछ और कैदी उठे, वो दरख्वास्त दे रहे हैं कि जनाब इसी बुनियाद पर हमें भी आप भेजें शिफा इंटरनेशनल या कायद आज़म, क्योंकि हम भी शदीद बीमार हैं। और ये आवाज़ उठ रही है उन माहिरीन की जानिब से जो इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं कि फ़ैसला कानूनी नहीं है।
वो कह रहे हैं कि फिर तो तमाम कैदियों को सहूलत देनी पड़ेगी। पीटीआई के पास इसकी एक रद्द दलील भी है। ये जानने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा क्योंकि हम ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, संजीदा भी है, रंजीदा भी और कदर पेचीदा भी। अब हुआ यूँ है कि हुकूमत की नज़रसानी की दरख्वास्त हो या पीटीआई की तौहीन अदालत की, मामला अब चीफ जस्टिस की कोर्ट में है। अभी तक एज सच कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। दूसरी बात यह है कि जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसको नज़ीर बना के अडयाला जेल से 2 या 3 कैदी हैं जो कह रहे हैं कि हमें भी मुख्तलिफ आर्ज़े लाहक हैं, तो शिफा या कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। इसके ऊपर मिनिस्टर गौर से सवाल भी पूछा गया। आज हमारे सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर की जानिब से उन्होंने जवाब भी दिया। ये एक मुद्दा ज़ेर बहस है, फिर बाकी कैदियों को ये हकूक़ क्यों नहीं दिए जाते। पीटीआई की इस पर एक स्टेटेड पोजीशन है जो बड़ी दिलचस्प और मानी खेज़ है। दूसरा मामला हम देख रहे हैं कि 2.5 साल बाद अपोजिशन मुत्तहिद हुई है पार्लिमानी सतह पर। मौलाना गरज बरस रहे हैं और अपोजिशन इत्तेहाद के साथ आज वहाँ बैठे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस सब में जो शिफा मुंतकली का मामला था, फिर अदालतों के दरवाजे खटकाए जा रहे हैं, फिर नई नज़ायर सामने आ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमने 2 माहिर कानून को ज़हमत दी है। एक हैं जनाब मियाँ दाऊद, सीनियर वकील हैं। एक हैं जनाब नईम हैदर पंजोथा, ये भी सीनियर वकील है और ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दाऊद साहब को मैंने ज़हमत इसलिए दी कि ये फैसला जब से आया उस दिन से इनकी एक स्टेटेड पोजीशन है कि ये जो शिफा मुंतकिल करने का ऑर्डर था वो समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं। उनके पास अपने दलाइल। तो सबसे पहले उनकी दलील दोबारा सुन लेते ताकि नईम साहब उसको जवाब दे सकें। मियाँ साहब ये फरमाएं कि ये तो अडयाला से कुछ कैदी उठे हैं, वो क्या इस्तदा कर रहे हैं और वो कैसे वैलिडेट करती है आपके रैशनल को? देखिए कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है तब तक तो अब ये इसका हवाला दे के कोई भी कैदी जो है वो किसी भी हाई कोर्ट से ये रजू कर सकता है कि उसे भी अपने अपने खर्चे के ऊपर प्राइवेट अस्पताल से डायरेक्टली जो है वो इलाज करवाने का और शिफ्टिंग करने का हक जो है वो दिया जाए। क्योंकि अगर एक कैदी को ये हक दिया जा सकता है तो बाकी कैदियों के साथ ये सलूक जो है वो क्यों किया जा सकता है। तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, बावजूद इसके कि मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, लेकिन चूंकि अब वो फैसला मौजूद है और कैदी जो है वो इससे रजू कर रहे हैं तो उनको ये हक मिलना चाहिए। बिल्कुल हर कैदी को मिलना चाहिए जो जेल के अंदर बीमार है। उसको पाकिस्तान प्रिजन रूल्स को साइड पर रखकर, कानून को साइड पर रख के डायरेक्टली ये जुरिस्डिक्शन जो है वो उनको इन्वोक करनी चाहिए और उनको ये हक मिलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। ठीक, नईम साहब ये दलील है मियाँ दाऊद साहब की कि ये तो प्रेजुडिस बन जाएगा, बाकी कैदी भी ये अपील करेंगे कि हमें भी फिर प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाए। क्या फरमाते हैं आप? बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने मौका दिया। दाऊद साहब ने अपना नुक्ता नज़र दिया। हमारा नुक्ता नज़र, मेरा नुक्ता नज़र इसके अंदर मुख्तलिफ है। जी प्लीज़। वो ये है कि सबसे पहले आपने देखना है कि पाकिस्तान का जो प्रिजन रूल्स 1978 हैं वो क्या कहते हैं। उससे भी अगर आप पहले देखें तो पाकिस्तान का आपने आइन देखना है कि आइन ने पाकिस्तान में हर शहरी को बराबरी के हकूक़ देता है, उसकी ज़िंदगी की हिफाजत का हक़ देता है, उसकी लिबर्टी का हक़ देता है। उसको देखते हुए कि एक शख्स के अगर इलाज का मामला है तो उसको तमाम तरह हकूक़ जो हैं वो ही हासिल होने चाहिए जो कि एक आज़ाद शहरी को हैं। और ये नेल्सन मंडेला रूल्स के अंदर भी वाज़ह मेंशन है जिसमें पाकिस्तान ने वोट दिया यूनाइटेड नेशन के अंदर। दूसरी ये चीज़ है, देखें कि एक होता है इलाज कि वहाँ पर यानी जेल के अंदर इलाज किया जाए, वहाँ अगर इलाज ठीक नहीं होता तो आप सरकारी हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाते हैं, वहाँ इलाज किया जाए। वहाँ अगर इलाज ठीक नहीं होता तो फिर बताएं मुझे कि ऑप्शन क्या बचता है। एक बंदा अगर कैंसर का मरीज़ है और वो जेल के अंदर पाबंद है और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कैंसर का इलाज नहीं है तो क्या वो सरकारी हॉस्पिटल में ही फिर उसे दाखिल किया जाएगा? इससे पहले एक हरीपुर का एक बंदा था जिसकी दरख्वास्त इसी तरह से आई, जो हुकूमत ने मुस्तरद की। वो सुप्रीम कोर्ट में गया, मौत होने के 2 साल बाद उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे इलाज के लिए इजाज़त दी जाती है। तो अगर इस तरह से इंसानों के लिए नहीं और जानवरों के लिए नहीं और किसी दुनिया की रूह के लिए नहीं है कानून, तो फिर कानून किस चीज़ के लिए? लोगों की आसानी के लिए ना। तो आपने ये देखना है कि क्या इमरान खान साहब का इलाज इन्होंने ठीक किया? नहीं ठीक किया। इसी वजह से इनकी रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि सिर्फ एक नहीं 5-6 उन्होंने चीज़ें बताई, जैसे कान का इशू बताया, दांत का बताया और दीगर इशूज़ बताए, बीपी का इशू बताया, मेंटली टॉर्चर का बताया। ये आपकी बात पंजोथा साहब, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन जो दाऊद साहब नुक्ता उठा रहे हैं तो ये सहूलत तो फिर हर कैदी मांगेगा ना जी।
जी बिल्कुल मांग सकता है और हर कैदी को देनी चाहिए। अगर उसका इलाज ठीक नहीं हो रहा तो वो हक रखता है कि अपने ठीक इलाज के लिए इस्तदा करे, और हुकूमत को चाहिए कि फ़राग दिली का मुजाहरा करे, क्योंकि उसने ज़हरी बात है अपने जेब के खर्चे से इलाज कराना है। वो कोई खर्चा ये तो नहीं कह रहा कि हुकूमत बर्डन, हालांकि नेल्सन मंडेला रूल्स के अंदर है कि वो गवर्नमेंट बेयर करेगी, लेकिन यहाँ पर तो सरकार बेयर नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वो खुद खान साहब खुद बेयर करेंगे, और हम पहले भी बेयर करते हैं जो भी अखराजात होते हैं खाने के हवाले से भी, तो हम करेंगे। लेकिन ये कहना कि जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं समझता हूँ कि हर कैदी को यह हक है कि उसकी सेहत के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। और इससे पहले अगर मैं ये बताऊँ कि 197 जो रूल्स 1978 का है, उसके अंदर कहीं पर बाहर नहीं है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज नहीं करवा सकते। जो शरीफ सिटी के मेडिकल सिटी के डॉक्टर्स थे, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर नवाज शरीफ साहब को जाती उम्र के अंदर इलाज कराने की इजाज़त दी गई थी, और इसी तरह लंदन भिजवाया गया, मेडिकल बुनियादों पर जमानत हुई थी, उस वक्त भी इजाज़त दी गई थी। तो प्रेसिडेंट तो पहले भी बहुत सारे मौजूद हैं, कई लोगों को इसी तरह इलाज मियां दाऊद साहब, ये तो उन्होंने इंसानियत के नाते हम समझते हैं कि मिलना मियां चाहिए। साहब उन्होंने तो प्रेसिडेंट्स आपको गिनवा दिए, और जो लंदन वाली बात की, एक वैसे मेरे जहन में बात आ रही थी कि ये अगर शिफा का दरवाज़ा खुला है और उसके लिए कैदी डियाला से उठ के बात कर रहे हैं, तो कल को ऐसा ना हो कि कोई और कैदी ये कहे जी कि मेरा भी बड़ा संजीदा मसला है, मैं अखराजात उठा सकता हूँ, मुझे लंदन भेजा जाए। देखिए, मैं पंजोता साहब की बात को वैलिडेट ही कर रहा हूँ। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ, इन्होंने भी यही बात गुजारिश की कि अगर तो पाकिस्तान प्रिजन रूल 197 के तहत जेल के अंदर और सरकारी अस्पताल के अंदर किसी कैदी का इलाज मुआवजा नहीं है, और सरकारी अस्पताल की कोई रिपोर्ट आके ये कहती है कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है, तो फिर जरूर उसको प्राइवेट अस्पताल के अंदर मुंतकिल जो है वो किया जा सकता है उस तरीकाकार के तहत। लेकिन इमरान खान साहब ने तो ये तरीकाकार अडॉप्ट ही नहीं किया। उनको तो कतई तौर के ऊपर हुकूमत ने ये नहीं कहा कि उनका जेल के अंदर इलाज मुमकिन नहीं है। कतई तौर के ऊपर सरकारी अस्पताल की, पिम्स अस्पताल की ये रिपोर्ट नहीं आई कि उनका इलाज मुमकिन नहीं है। उनका इलाज तो हो रहा है, और ये बात तस्दीक करते हैं कि खान साहब की जो आंख है, उनकी बेनाई जो है वो सरकारी अस्पताल के इलाज की वजह से बेहतर हुई है। तो बात तो ये तस्लीम कर रहे हैं पंजोता साहब। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, चाहे वो इमरान खान साहब हो या कोई भी हो। अगर तो जेल के अंदर और सरकारी अस्पताल के अंदर उसका इलाज मुमकिन नहीं है, और सरकार ये लिख कर दे देती है कि इनका इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में होना चाहिए या किसी बैरून मुल्क में होना चाहिए, तो फिर जरूर उस कैदी को जो है वो ये सहूलत जो है वो फराहम की जानी चाहिए, लेकिन कानून से हटकर नहीं। मेरे भाई ने जो फरमाया कि आइन जो है वो सबसे पहले है, वो आइन का आर्टिकल 9 जो है वो भी सब्जेक्ट टू लॉ है। अगर कानून में ये बात दी गई है तो फिर आप अपना बुनियादी आईनी हक मांग सकते हैं, लेकिन वो उस कानून के तहत मांग सकते हैं। कानून से बालातर होकर बुनियादी आईनी हक जो है वो नहीं मांगा जा सकता। जैसे मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं राइट टू ट्रेवल, मेरा बुनियादी आईनी हक है सफर करना, लेकिन वो सड़क के ऊपर इस तरीके से ट्रेवल करता है जिसकी वजह से बाकियों की जिंदगियां जो है वो खतरे में पड़ जाती हैं, तो उसको वो सफर का आईनी हक जो है वो नहीं दिया जा सकता। हम सबको तमाम आईनी हकूक जो है वो कानून के ताबे मिले हुए हैं। अगर तो कानून के ताबे किसी को आईनी हक दिया जाए तो बिल्कुल ठीक है। अगर पिम्स अस्पताल वाले ये रिकमेंड कर देते हैं, जेल अस्पताल वाले रिकमेंड कर देते हैं कि खान साहब की आंख का इलाज या उनके कान का इलाज या उनके दांत का इलाज या उनके ब्लड प्रेशर का इलाज जो है वो सरकारी अस्पताल में मुमकिन नहीं है, तो फिर जरूर उनको प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल करना चाहिए। लेकिन जब सरकारी अस्पताल में उनका इलाज मुमकिन है और सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, तो सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त ऐसा हुक्म जो है वो जारी नहीं कर सकती थी। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऐसा हुक्म जारी नहीं रख सकती थी। आर्टिकल 9 सब्जेक्ट टू लॉ है, कानून से बालातर नहीं आप हो सकते। सरकारी अस्पताल, जेल इंतजामिया का जो मेडिकल है वो लिख के दे कि यहाँ मुमकिन नहीं, फिर आप शिफा मुंतकिल कर सकते हैं। ये है इस्तदलाल मियां दाऊद साहब का। पंजोता साहब, इसका कोई जवाब है आपके पास? जी जामी साहब, बिल्कुल है। आर्टिकल 187 जो है आईन पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट को और आईनी कोर्ट को इख्तियार देता है मुकम्मल इंसाफ देने का, और वो उन्होंने उसके मुताबिक दिया। जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका पिम्स के अंदर इलाज नहीं हुआ, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी और उन्होंने फैसला जारी किया, नंबर 1। नंबर 2, इस सारे नुक्ते के अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि सरकार जो है उसका रोल क्या है। क्या सरकार जो है
वो एक मैंडेट के ज़रिए या एक न्यूट्रल सरकार है या ऐसी सरकार बैठी है जो कि जिसके मुखालिफ पॉलिटिकल प्रिजनर जो है वो जेल के अंदर है और वो सरकार भी हठधर्मी रखे हुए है और वो उसकी जान की दुश्मन है। जब इमरान खान साहब ने पहले इनके खिलाफ दरखास्तें दी हुई हैं और इन्होंने जेल में रखा हुआ है, तो ये तो फरीक है ना। तो न्यूट्रल बंदा फैसला करेगा। न्यूट्रल बंदों में देखा अदालत ने, अदालत एक न्यूट्रल जगह है, उन्होंने देखा कि इन्होंने ठीक इलाज नहीं कराया तो उन्होंने फैसला कर दिया। अगर सरकार न्यूट्रल होती, यानी कोई कैदी पॉलिटिकल कैदी ना होता, कोई और होता, तो शायद सरकार इसके अंदर हडल भी ना लेकर आती, क्योंकि ये सरकार हमारी मुखालिफ है। अब इसकी वाज़े अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो उसके अंदर हुआ क्या हुआ, ये कि डॉक्टर्स ने ये कहा कि इमरान खान साहब के हार्ट का सिटी एंजियोग्राफी कराया जाए, तो उसकी जो मशीनें थी वो तो वहाँ थी नहीं या ख़राब थी, जिस पे पीएम साहब ने भी नोटिस ले लिया। तो जब आपके पास मशीनें भी नहीं हैं जिनसे आपने इलाज करना है, जब डॉक्टर्स नहीं हैं, आपने शिफा इंटरनेशनल से डॉक्टर्स मंगवाए, रेटिना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी नहीं हैं, और आपने ब्लड सैंपल्स भी नहीं लिए, आपने बोर्ड भी नहीं बनाया, आपने उसके ऊपर जो है कोई प्रोसीड ही नहीं किया जो अदालती हुक्म था, तो फिर बात तो ख़त्म हो गई ना। और अगर इमरान खान साहब का आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करते, उनको जो है उनका ख्याल करते, तो इतनी बीमारियां, ये इस तरह की सूरत हाल पेश ही ना आती जो आप रिपोर्ट के अंदर फरमा रहे हैं जी कि बीपी का इशू बना, फलाना बना, फलाना बना। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 3 महीने इनको कहता रहा कि मेरी आंख का प्रॉब्लम है, इन्होंने गफलत दिखाई। बीबी साहबा कहती नहीं कि मैं 10 दिन कहती रही, उन्होंने गफलत दिखाई, उन्होंने इलाज ठीक नहीं किया। और पहले ये कहते रहे जी कि 1 इंजेक्शन लगेगा, फिर कहा 2-3 लगेंगे, फिर अब 5वां इंजेक्शन लग चुका है। उसके बावजूद कि सिर्फ एक भी इशू नहीं था, एक इशू बना, एक से 6-7 इशू बन गए। तो मतलब यह है कि इनकी कस्टडी के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा और पिम्स के अंदर वो चीजें नहीं है। इसलिए अदालत ने भी देखा कि हाँ वाकई नहीं है तो यहाँ किए जाए। तो इसमें हर्ज क्या है? जब आप खुद शरीफ मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के ऊपर जाती उम्रा आईसीयू तक कैंप किया गया था, नर्सें डॉक्टर्स वहां होती थी, तो वो किस कानून और कायदे के तहत होती थी? इसीलिए कि इलाज नहीं हो रहा था। और वहां पर इमरान खान ने साहब की हुकूमत ने न्यूट्रल रोल अदा किया। हमारे डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया कि हाँ ठीक है, इनको जाने का, बाहर भी जाने का मौका दिया जाए, और काबीना ने मंजूरी दी और लंदन आप गए। लेकिन 4 हफ्तों का क्या क्या वापस नहीं आए, उधर आप पीज़े शीज़े खा रहे थे, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये सूरत हाल है। ये तो मियाँ साहब और जाती उम्रा आईसीयू नर्सेस और फिर लंदन यात्रा की कहानी सुना रहे हैं पंजोथा साहब आपको, मियाँ दाऊद साहब। नहीं, वो पंजोथा साहब थोड़ा जो ना एक चीज को कंसील कर गए। क्या? शरीफ मेडिकल सिटी की रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टली नहीं आई थी, पहले सर्विसेज अस्पताल से ये रिपोर्ट आई थी। उसके बाद 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड बना था और उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ को जाती उम्रा शिफ्ट करने का जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट किया गया था। मैं कहता हूं, मैं पंजोथा साहब की बात से एग्री कर रहा हूं कि आप इमरान खान साहब को तमाम सेहत की सहूलियात जो है वो दें, जब उनको ऑलरेडी तमाम सहूलियत मिल रही हैं। और जब इमरान खान साहब बीमार ही नहीं हैं, तो फिर उनको ऐसी कौन सी जानलेवा बीमारी जो है वो लायक हो गई है जिसकी वजह से उनको एक प्राइवेट अस्पताल ही शिफ्ट करना चाहिए? आप एक सरकारी 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनवा लें ये, और वो 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड कह दे कि इनको शफा अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए, तो बिल्कुल कर देना चाहिए। इस बात में जिद किया है कि हमने सरकारी मेडिकल बोर्ड नहीं बनवाना, हमने जो है वो जेल रूल्स को फॉलो नहीं करना। जो मेरे भाई फरमा रहे हैं कि पिम्स के अंदर वो सिटी एनजीओ का मशीन नहीं है, तो सिटी एनजीओ एक रूटीन का टेस्ट है, वो टेस्ट नहीं है, वो आज नहीं हुआ, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, उसमें मुआवजा तो कोई नहीं है। ये कौन इस बात की निशानदेही कर रहा है, ये इस बात के ऊपर जिद पर आ रहा हुआ है कि इमरान खान साहब को जो है वो सेहत का उनका इलाज मुआवजा जो है वो नहीं करवाना? मेरे भाई खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो आंख का इशू था, वो पहले डॉक्टर्स ने समझा कि इनको 2 इंजेक्शन लगने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये और बेहतर होने चाहिए, तो उन्होंने उनको मजीद ट्रीटमेंट भी दी। तो इलाज मुआवजा तो इमरान खान साहब का बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। चलिए, जब उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है, जब वो बीमार नहीं है, जब उनकी जान को कोई खतरा लायक नहीं है। एक पहलू और आप दोनों की खिदमत में मैं पंजोथा साहब की तवज्जो भी चाह रहा हूँ, वो ये है कि देखिए क्रिकेटर्स ने भी खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें। आज जमाइमा बीबी दोबारा बोली हैं, वो तो अपने प्राइम मिनिस्टर को, एंडी बरन को और फॉरेन सेक्रेटरी एड मिलीबैंड, जो डेविड मिलीबैंड के भाइयों को दे रही है कि कितनी देर बरतानिया खामोश रहेगा, आप किरदार अदा करें। हमारे बेटों को जाना था पाकिस्तान, तब के फॉरेन मिनिस्टर ने मुझे कहा कि अगर वो चले गए, गिरफ्तार हो गए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। पंजोथा साहब, जुमैमा बीबी क्या फरमा रही हैं और क्या उनकी बात का कोई असर होगा? देखें जी, ज़ाहिरी बात है, उनका एक रिश्ता रहा और उनके बच्चों के जो हैं वो वालिद हैं और वो राइट रखती हैं और उन्होंने उस पराग के अंदर पहले भी आवाज़ उठाई। लेकिन मसला ये है कि यहाँ मामला जो है वो ट्रंप तक तमाम सेट है, तो इनको यही है कि ट्रंप राजी तो फिर सानू किस शायद ही लोड़ है।
बात यह है कि पाकिस्तान की अवाम ने इनको मुस्तरद किया, अभी ये कब्ज़े के ज़रिए मुसल्लत हैं और अपनी हठधर्मी कर रहे हैं। इनको ना इंसानों की परवाह है, ना किसी की ज़िंदगी की परवाह है, बस ये अपनी मर्ज़ी किए जा रहे हैं। लेकिन हमारी जद्दोजहद जो है वो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, हमारे लीडर 3 साल से जेल के अंदर पाबंद सलासल हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो असूल हैं उन पे कंप्रोमाइज़ नहीं, बड़ा आसान स्टाम्प देते, डील करते, बाहर चले जाते। बीमारी मंजोथा साहब वैसे तैयार नहीं है। वैसे मंजोथा साहब, ट्रंप का इंतजार तो आपने भी बहुत किया था ना, बड़ी उम्मीदें थी आपको भी ट्रंप से। जी बिल्कुल किया था, जी बिल्कुल किया था, ये नहीं है बात इस बात की कि इंतज़ार नहीं किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि इस जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी जो पॉलिसी थी पाकिस्तान के हवाले से, जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया था, उन्होंने मुदाखलत की थी, जैसे उन्होंने जो है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर की, ईरान के अंदर वो करना चाह रहे हैं। तो हमने समझा कि ये शायद बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर आवाज़ बुलंद करें और इस तरह की मुदाखलत ना करें, तो उससे पॉलिसी जो है इंटरनेशनल सतह पर बेहतर होगी और मुदाखलत जो है वो बंद होगी। लेकिन पंजोथा साहब इसमें बड़ा तजाद है ना, इसमें बड़ा एतराज़ है। मैं आता हूँ आपके पास, आपके पास, लेकिन इसमें थोड़ा तजाद का पहलू भी है। वो ये है कि एक तरफ ये नारा कि गैर मुल्की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, चाहे दिस वे और दैट वे, और फिर ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता करना और उम्मीदें टूट जाना, अब बरतानवी हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता करना। दाऊद साहब, आपने ट्वीट पढ़ा है मैडम का, मोहतरमा जमाइमा बीबी का? उसमें तो वो कह रही हैं यूके गवर्नमेंट को मुखातिब करके वो इंटरवीन करे और कुछ हवाला दे रही हैं बैक चैनलिंग का। क्या समझ आया आपको? सर, जमाइमा गोल्डस्मिथ साहबा ने कोई नई बात नहीं की। डॉक्टर इसरार साहब जो हैं वो बहुत पहले फरमा गए थे कि इमरान खान साहब को किन्होंने लॉन्च किया, किन्होंने सपोर्ट किया, किन्होंने प्लान किया। और फिर हम सारे इस बात को जानते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि गुज़श्ता 2 वर्षों से जो बैरून मुल्क यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, वो जमाइमा गोल्डस्मिथ साहबा जो है वही उनको फंडिंग कर रही हैं। तो ये उनकी बात कोई नई नहीं है। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि बैरूनी कुव्वतें जो हैं वो अपने असासे को छुड़वाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। आज उनकी अहलिया ने, जमाइमा गोल्डस्मिथ ने, इस बात की तस्दीक कर दी कि वो बरतानवी हुकूमत के साथ राब्ते में थी और बैकग्राउंड उनके मुज़ाकरात, कोशिशें नाकाम हुई। जब पाकिस्तान डट कर खड़ा हो गया, उन्होंने कह दिया कि हम अपने पाकिस्तान के अंदर बगावत करवाने वाले इस शख्स को नहीं छोड़ेंगे और इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद अब वो मायूस होकर दोबारा नए सिरे से इस तरह की कोशिशें कर रही हैं। वो चाह ये रही हैं कि जिस प्लानिंग और जिस मनसूबाबंदी के तहत उनको लॉन्च किया गया था, वो किसी न किसी तरीके से वो अपने हतमी नतीजे तक जो है वो। अच्छा मियां साहब मेरे साथ रहे, मैं वक्त कम है, मैं जरा जवाब साहब से, लेकिन ये भी एक अजब रवायत है ना कि हम हर दौर में हर हुक्मरान को किसी न किसी साजिश या किसी न किसी बैरून मुल्क से ताने बाने जोड़ते हैं। सबके बारे में ये सब कुछ कहा गया। ये पंजोथा साहब जिस पैरे का ये हवाला दे रहे हैं मियां साहब, वो मोहतरमा लिखती हैं कि आई हैव रिपीटेडली अपील टू द यूके गवर्नमेंट टू इंटरवीन, पर्पड अटेम्प्ट्स एट बैक चैनलिंग हैव एविडेंटली फेल्ड। ये तो एतराफ़ है कि कुछ सिफारती बैक चैनल कोशिशें थी इस सिलसिले में, वो फेल हुई हैं। ये तो बाकायदा एतराफ़ कर लिया उन्होंने इस बात में अपील के साथ साथ। नहीं देखें, उसमें अपील का अगर नुक्ता नज़र देखें, किसी भी जगह पर वो बात कर रही हैं तो उसका मतलब ये है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो वहाँ पासदारियाँ हैं इन मुल्कों के अंदर होती हैं, वहाँ इंसाफ होता है, वहाँ कानून है। तो इसी तरह का हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन हो या और मुख्तलिफ इदारे हों, उनको रोल अदा करते हुए हम, पाकिस्तान जो है उनका मेंबर है, पाकिस्तान में ये खिलाफ वर्जियाँ बंद हों। तो ये कोई गलत बात नहीं है। कोई ऐसी इस्तदा कर रही हैं कि आप रजीम चेंज ऑपरेशन कर दें, कोई ऐसी इस्तदा कर रही हैं कि गैर जमहूरी अमल करें, कोई ऐसी इस्तदा कर रही हैं कि इलेक्शन लूट लिया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना कराया जाए। तो जिन लोगों ने कब्जा किया हो, इस कब्जे तो जान छुड़ानी है। और इमरान खान साहब अगर इजराइल के या अमरीका के या किसी और के एजेंट होते तो हद जेल में होते। आज जिनको अमरीका उधर से कहे कि ये कर दो तो ये नहीं करेंगे, इनकी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। नहीं मैदर साहब जो थे कि सीनियर सियासतदान माहिर कानून, और जनाब मियां दाऊद साहब सीनियर वकील, वो इस बारे में राय दे रहे थे। 2 मुख्तलिफ नज़रियात थे, आरात थी, वो आपकी खिदमत में पेश की। यहाँ एक ब्रेक आया चाहती है, ब्रेक के बाद कुछ जिक्र करेंगे तुर्की और इसराइल के बीच जो कश्मकश और तेहरान में जो फील्ड मार्शल पहुँचे, और ईरान के बारे में जो अमरीका नई मैयज़ ले रहा है, बड़ी ख़तरनाक है, उसके असरात इस खत्ते पर हो सकते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मुल्की हालात पर तो बात होती है, लेकिन इंटरनेशनली बड़ी सूरत हाल संजीदा हो चुकी है, क्योंकि एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब वो तेहरान तशरीफ़ ले गए हैं, आला ईरानी क़यादत से मुलाकात, और इसमें एक ब्रेक थ्रू की तवक्को है। दूसरा हम देख रहे हैं कि 7 खित्ते में माहौल बड़ा कशीदा हो रहा है।
बिलखुसूस जो इसराइल ने 18 अगस्त को शाम में एक फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाया, तो इसराइल और तुर्की आमने सामने आने का खदशा है। कई माहिरीन बता रहे हैं कि ये भी एक नया तनाज़ा हो सकता है। तुर्की क्या फ़ौज वहाँ बढ़ाना चाहता था, लगाना चाहता था, एयरबेस बनाना चाहता था, सूरत हाल है क्या? और फिर हम देख रहे हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट वो कह रहे हैं कि हम तो सख्त तरीन जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ ईरान पर उनका निफाज करने जा रहे हैं। जवाब में मोहसिन रज़ाई साहब कह रहे हैं कि अगर आपने ये इक़्तिसादी जंग छेड़ी तो एक कतरा भी तेल का खलीज के इलाके से आसपास जितनी भी गुजरगाहें नहीं गुजर सकेगा, और वो मुल्क जो बराह रास्त कोई भी मुल्क इसमें अमेरिका का हिस्सेदार बनेगा उसको हम एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। एयर कॉमोडोर रिटायर जनाब खालिद चिश्ती साहब हमेशा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। वेरी कॉम्पिटेंट वॉइस, दुनिया भर के मामला पर नज़र रखते हैं, बिलखुसूस स्ट्रेटेजिक जो इशूज़ हैं। जी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये इसराइल और तुर्की ये अचानक कैसे इग्नेट हुए? क्या वहाँ पे तुर्किया वाकई एयरबेस बनाना चाहता था जो वहाँ इसराइल ने अदलब में अबू ज़हूर फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया था? बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, जो अल ज़हूर बेस जिसकी बात हो रही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 70 किलोमीटर तुर्की की सरहद से है और तकरीबन 320 किलोमीटर जो है वो गोलान की जो पहाड़ियां जिस पर नाजायज़ कब्जा किया हुआ है इसराइल ने, उससे फासले पर है। और सीरिया पर ही क्यों फोकस है? वो इसलिए कि सीरिया बहुत बड़ा एक बफर जोन है बिटवीन इसराइल एंड तुर्की, और ख़ास तौर पर जो ग्रेटर इसराइल का जो डिज़ाइन है या मिस एडवेंचर करना चाहता है इसराइल, उसमें एक बड़ी रुकावट है जिसमें सीरिया की स्टेबिलिटी जो है वो एक बड़ी रुकावट है। रुकावट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि सीरिया में जितनी इंस्टेबिलिटी होगी, लॉलेसनेस होगी, लैक ऑफ गवर्नेंस होगी, उतना ही ज़्यादा इसराइल चाहता है कि वहाँ पे एक्सपैंड करने में उसको, और यहाँ पर तुर्की के इन्फ्लुएंस को पुश बैक करने में मददगार होगा। तुर्की को भी ये पता है कि ये आखिरी एक बफर जोन है बिटवीन इसराइल और तुर्की के दरमियान में। जो एयरबेस की बात कर रहे हैं, जो हमला हुआ है वो पर्टिकुलरली रनवे पर हुआ है और उनकी कुछ हैंगर्स और स्टोरेज फैसिलिटीज पर हुआ है जो इस रनवे की हैं। जिसका मतलब ये है कि जो इजराइल समझता है कि तुर्की का वहाँ डेलीगेशन मौजूद था जिसने वहां से निकला ही था तो उन्होंने हमला किया है। तुर्की को बुनियादी तौर पर ये मैसेज देना चाह रहा है। नेतन्याहू बुनियादी तौर पर अपने लोगों को एक और डाइवर्जन देना चाहता है ईरान की जंग के बाद या उसके साथ साथ, क्योंकि जो ईरान की जंग है उसमें तो हमने देख लिया कि कोई टेक होम ट्रॉफी नहीं हुई, कोई वॉर का रिजल्ट नहीं निकला। नेतन्याहू की एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, सुइसाइडल एग्जिस्टेशनल थ्रेट है उसके लिए जो यहाँ अमन होना ईरान में, तो वो चाहता है कि एक एलिमेंट ऑफ डाइवर्जन मिले। और दूसरा, इजराइल के लोगों को ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद जो इलेक्शन है उसमें वो ये कह सके कि मैं इजराइल की सेफ्टी के लिए एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हूँ या एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हूँ फॉर इजरायली डिजाइन जो उसके एक्सपेंशन है। तो आई थिंक एक डाइवर्जन है तुर्की की तरफ से रिजॉल्व, और ऑब्वियसली एक परसेवरेंस है कि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसीलिए आपने देखा कि वो इंगेज भी कर रहे हैं सीरिया को। पाकिस्तान में भी तशरीफ लाए हैं उनके मिनिस्टर। तो ये सारे का सारा मैं उस बैकग्राउंड में देख पा रहा हूँ। ये मैं देख रहा हूँ जेरूसलम पोस्ट की एक मैंने आज रिपोर्ट देखी है, वो एक इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी के प्रोफेसर कोबी माइकल को कोट करते हैं। वो ये कहता है कि सूरत हाल इसराइल और तुर्की के दरमियान बराह रास्त टकराव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अगरचे ये ममालिक कशीदगी को जंग में तब्दील नहीं करना चाहते, लेकिन बराह रास्त कशीदगी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सर, अनलाइक अदर कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट, तुर्किया विल बी अ डिफिकल्ट कंट्री टू डील विद इसराइल। जिस तरह से जुल्म सितम बर्पा करता है कमज़ोर इस्लामी ममालिक के ऊपर, यहाँ तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। जी, मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग मुल्क है तुर्की, नेटो का दूसरा बड़ा मुल्क है, स्ट्रांग मिलिट्री डिफेंस है, स्पेशली ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की उसकी बहुत ज़्यादा काबिलियत है, बल्कि वन ऑफ द लीडिंग मुल्क है। उसकी डिफेंस इंडस्ट्री दुनिया में इस वक्त 10वें नंबर पर वो एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। ये वो मुल्क है जिसने तुर्की जिसमें 25 सालों के अंदर तकरीबन 20 गुना अपनी इंडस्ट्री बढ़ाई है, जिसका मतलब ये है कि $1 बिलियन किसी इंडस्ट्री थी ईयर 2000 में, और पिछले साल 2025 में तकरीबन $20 बिलियन की इंडस्ट्री है। ये वो मुल्क है जिसकी तकरीबन सिर्फ $200 मिलियन मिलिट्री हार्डवेयर की एक्सपोर्ट थी और अब तकरीबन $8 बिलियन है। तो मैं ये इसलिए अर्ज करना चाह रहा हूँ। दूसरी तरफ F-16 का मैं मिसाल दूंगा ताकि हम बेहतर समझ पाएं। हमें पाक फिजाइया को अमेरिका की तरफ से F-16 मिले थे 82-83 में, और सिर्फ 40 उस वक्त मिले थे। आज हमारे पास तकरीबन 75 के करीब हैं। तुर्की ने 87 में डिलीवरी ली थी, शुरू की थी, और आज 270 है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के 75 के करीब जो जहाज हमारे पास है।
तो ये मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि वेस्ट का बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी रहा है, टेक्नोलॉजी का भी, मिलिट्री हार्डवेयर का भी, और बहुत ज्यादा इंडिजनाइजेशन तुर्की ने खुद भी कर ली हुई है। तो मेरा ख्याल है ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ये कोई और मुल्क जो मिडिल ईस्ट का जिस पर इजराइल हमले करता आया है और जिसको कहते हैं ना गेट अवे भी हुआ है कि निकल गया वहां से करके, तुर्की बिल्कुल ऐसा मुल्क साबित नहीं होगा। ठीक, अब जो ये अमरीकी ट्रेड स्कॉट बेसेंट, उन्होंने जो बात की है कि सख्त तरीन इक़्तिसादी पाबंदियाँ वो लगाने जा रहे हैं ईरान के ऊपर, जवाब जो दिया ईरानी क़यादत ने कि ये इक़्तिसादी जंग अगर आपने छेड़ी तो नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑयल will be exported neither through the Strait of Hormuz nor from anywhere in the Persian Gulf। इसका तो मफहूम ये बन रहा है सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि यहाँ पे चाहे बाबुल मंदब हो या आपने हुरमज या जो भी रास्ते जो ईरान के आसपास पड़ते हैं, वहाँ से कोई एक कतरा भी हम तेल नहीं फिर जाने देंगे। और साथ वो कह रहे हैं जो ममालिक डायरेक्टली इनके साथ हैं वो समझेंगे ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। जामी साहब देखिए, मैं इसको भी कहूंगा टू लिटिल टू लेट, इस वजह से कि जिस तरह की अब सैंक्शंस लग रही हैं ये दुनिया में पहले होती हैं, यानी ये प्रिसीड करती हैं जब जंग को आप एक बिल्डअप करते हैं, और जिस पर जाहिर है ये कहीं ज्यादा इकोनॉमिकल है। अगर आप सैंक्शन लगाएं और लोग आपकी बात मान लें और क्वेश्चन शुरू कर दें, ईरान को आइसोलेशन कर दें, अगर हम डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो ये तो कहीं ज्यादा घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती थी, लेकिन ये जंग से पहले होती है। दुनिया में ये बहुत कम हुआ है कि आप मिलिट्री वॉरफेयर पहले अनलीश कर दें, हार्डवेयर बमबारी करें 40 दिन तक, फिर उसके बाद 10-12 दिन तक, और जब आप हेडवेयर ना मिले तो आपके इकोनॉमिक सैंक्शंस में दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक इकोनॉमिक सैंक्शन, तो वो मेरा नहीं ख्याल ये इट शुड हैव बीन डन द अदर वे अराउंड, यानी पहले इकोनॉमिक प्रोसीड करनी चाहिए थी, अगर वो ना काम करे फिर मिलिट्री जंग होती है। जंग के बाद जब कुछ ना रिजल्ट निकले, ईरान घुटने टेकने पर ना मजबूर हो, उसको एक न्यू फाउंड लीवरेज मिल जाए, अब आके कहें कि अब इकोनॉमिक सैंक्शन हिस्टोरिक करेंगे, टू सम एक्सटेंट हो सकता है कामयाब हो, लेकिन जो फरवरी 2026 की बात है, 28 को जिस दिन अमेरिका ने अनलीश की थी, उस वक्त की और आज का मेरा इन्फ्लुएंस है दुनिया में वो बहुत फर्क है। कोरिया, जापान, इंडिया वो वाला नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट ईरान से एंगेज किए हुए हैं इस वक्त तेल लेने के लिए। रूस इंडिपेंडेंट तेल बेच रहा है, 2 बैंक हैं जो चाइना के वो डील कर रहे हैं इसके तेल को, चाइना को एंगेज करेंगे अगर ये पाबंदियां जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो 1.69 बिलियन बैरल रोजाना जो बुनियादी तौर पर मिलियन बैरल रोजाना जाती है, एवरी डे जो ऑयल जाता है, तो चाइना नहीं पसंद करेगा। ऑल्दो 90% वो चाइना का जो इंपोर्ट है फ्रॉम ईरान, वो ये सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी करता है जो चाइना की, लेकिन वो ईरान का तकरीबन 90% एक्सपोर्ट है। तो रेयर अर्थ मिनरल फैक्टर ले लें, वो चाइना के पास सारा इतना ज्यादा एक्सटेंसिव कंट्रोल है, तो मेरा नहीं ख्याल इतनी इफेक्टिव होगी। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा टू लिटिल और टू लेट हुआ है ये सारा। लेकिन जब सर वो ये कहते हैं कि जी एक कतरा भी नहीं हम जाने देंगे, इससे मतलब तो वही है कि जितनी भी गुजर गए हैं ईरान ने साबित कर दिया कि वहां से फिर ट्रेड नहीं हो सकेगी। जी बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ईरान भी चाहेगा कि एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट पहले उसने दुनिया को इम्पोज किए रखी है। आज भी आप एग्री करेंगे कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली है, तो फिर 7-8 शिप क्यों गुजरते हैं एवरेज? मैं कई दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, मेरा ख्याल 8 और 10 के दरमियान शिप गुजरते हैं, कहाँ 120-25 थे। और अगर ईरान आज कह दे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं खुली है, तो लोग किसकी बात मानते हैं? तो आई थिंक मैनिफेस्टेशन तो वो ईरान ने साबित कर दिया है, चाहे दुनिया को पसंद हो या ना हो। तो मेरा ख्याल है ईरान जो थ्रेट पोज कर सकता है वो बहुत कॉन्सिक्वेंशियल, ज्यादा सीरियस है एज कम्पेयर टू अमेरिका, और शिपिंग लाइन्स, सिक्योरिटी और जो भी स्टेक होल्डर होंगे शिपिंग लाइन्स के, उनके लिए भी ज्यादा खतरनाक है ईरान की डिक्लेरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद चिश्ती साहब, आपने उनका तज्जिया देखा और इस वक्त कोशिशें हो रही हैं कि एक दोबारा से सीज फायर एक्सटेंड और एक मुआहदे की जानिब सूरत हाल आए, ताकि नौबत यहाँ ना आए कि पूरी दुनिया इस जंग की दोबारा से जद में आ जाए। आज के लिए इतना ही, मुलाकात कल के शो में, तब तक के लिए अल्लाह।